नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हमने बात की थी भारत के राष्ट्रपति की पद की और योग्यता की। भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा या राष्ट्रपति का पद होगा, तो वह एक संवैधानिक व्यवस्था, एक कार्यपालिका का मुखिया, भारत का प्रथम नागरिक, ऐसे अनेक दायित्वों को संपन्न करने वाले व्यक्ति के रूप में कल्पना की गई है। एक संवैधानिक पद की कल्पना की गई है। अब आज हम बातचीत करना चाहेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या आवश्यकता है और उसकी प्रक्रिया क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि भारत में संसदीय लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की गई है, व्यवस्था की गई है। और इस संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में सबसे पहली बात आती है कि लोकतांत्रिक प्रणाली है, अर्थात प्रत्येक जो व्यक्ति या जो सत्ता का उपयोग करेगा वो लोकतांत्रिक प्रणाली से आएगा, वह निर्वाचन से आएगा, जनप्रतिनिधित्व से आएगा या लोगों के मनोनयन के बाद पश्चात आएगा। फिर बात आती है कि भारत एक गणराज्य है। गणराज्य होने के कारण से हमने कहा कि हमारा प्रथम जो व्यक्ति है, देश का जो प्रथम नागरिक है, वह राज्य का प्रमुख होगा, वह राज्याध्यक्ष होगा, शासनाध्यक्ष नहीं, राज्याध्यक्ष होगा। अर्थात इस कल्पना में या इस व्यवस्था में कि संसदीय शासन प्रणाली का जो राज्याध्यक्ष है, ये प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। और ब्रिटेन में ये व्यवस्था है कि वहां का जो राज्याध्यक्ष है वो नाम मात्र की कार्यपालिका की भूमिका का निर्वाह करता है। इसी भांति संसदीय शासन प्रणाली को अपनाते समय हमारे सामने प्रमुख बात यह थी कि हमारे यहां पर इंग्लैंड के राजा की जगह कौन लेगा या नाम मात्र की कार्यपालिका कौन होगी। तो नाम मात्र की कार्यपालिका की जब बात आई तो यह तय हुआ कि हमारे यहां पर शासनाध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होगा, तो राष्ट्रपति को राज्याध्यक्ष के रूप में उसकी निर्वाचन किया जाए या मनोनयन किया जाए, उसकी नियुक्ति की जाए या राष्ट्रपति को राज्याध्यक्ष बनाया जाए। अब बात यह आती है कि जब राष्ट्रपति को राज्याध्यक्ष बनाया जाए तो क्या राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां दी जाए। तो बात यही कि सब राष्ट्रपति जो है उसका मनोनयन तो नहीं होना चाहिए या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के द्वारा नियुक्त भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्रथम व्यक्ति है, उसको राज्याध्यक्ष बनाया जाए और इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि उसकी गरिमा भी बनी रहे, उसके पास में सत्ता का स्रोत भी हो, उस सत्ता का प्रमुख उपयोगकर्ता भी हो, लेकिन साथ ही वह वास्तविक रूप में सत्ता का उपयोग नहीं करे, बल्कि जो शासनाध्यक्ष है, जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली से आया है, या संसद का जो प्रमुख व्यक्ति है, जो संसद का नेता है, वो वास्तविक शक्तियों का उपयोग करे। तो इस प्रकार से संसदीय शासन प्रणाली के इस स्वरूप में हमने राष्ट्रपति की कल्पना की और राष्ट्रपति की कल्पना करते समय हमने ये कहा कि अगर राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका तो हो, लेकिन वो इस प्रकार से निर्वाचित हो, इस प्रकार से उसका कहते हैं कि पदस्थापन हो, अपने पद पर वो आरूढ़ हो कि वो एक सम्मानजनक रहे और साथ ही उसको जिस रूप में उसका निर्वाचन किया जाए उस रूप में उसकी शक्तियां हो उसके पास, चाहे वो नाम मात्र की क्यों ना हो। इसलिए सबसे पहली बात आवश्यकता आती है कि भारतीय जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति के पद की निर्वाचन की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के स्वरूप में हैं। दूसरी बात यही कि साहब इसकी प्रक्रिया क्या हमने, तो इसकी प्रक्रिया हमने ये अपनाई कि हमने राष्ट्रपति का जो नामकरण है वो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसके नाम पे लिया है। साथ ही
उसकी जो शक्तियां हैं वो ब्रिटेन के राजा की भांति हमने की है। लेकिन क्योंकि निर्वाचन राष्ट्रपति का होना चाहिए, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन हो या अप्रत्यक्ष हो, इस पर भी बहस हुई। जब राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन हो, अर्थात कि जनता, क्योंकि वो भारत का राष्ट्रपति है, इसका मतलब है कि सारे देश की जनता जो है वो राष्ट्रपति के लिए वोटिंग करेगी, चुनाव करेगी। और राष्ट्रपति अगर निर्वाचित होता है और साथ ही संसदीय प्रणाली में जो संसद का नेता होता है वो भी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन हो और राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचन हो, अगर दोनों व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचन से आते हैं तो स्वाभाविक रूप से सत्ता संघर्ष होगा। राष्ट्रपति सत्ता की मांग करेगा और प्रधानमंत्री सत्ता देना नहीं चाहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन संभव नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष नहीं है, तो इसका मतलब उसका अप्रत्यक्ष होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि केवल एक पद, वो भी नाम मात्र की कार्यपालिका हम इसको बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसे पद के लिए पूरे देश को चुनावों में शामिल करना या पूरे देश में चुनाव संपादित करना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। बहुत पैसा खर्च होता है और बहुत श्रमसाध्य प्रक्रिया है। इस श्रमसाध्य प्रक्रिया से बचने के लिए और देश पर और अधिक आर्थिक बोझ या भार नहीं आए चुनावों का, इसके लिए तरीका अपनाया गया कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से हो। अब महत्वपूर्ण बात यह आती है कि अगर राष्ट्रपति का पद अप्रत्यक्ष हो, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष हो, तो उसके लिए प्रक्रिया कौन सी अपनाई जाए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली का वर्णन किया हुआ है। साथ ही हम इसको मोटे रूप में इस प्रकार से देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है जो अप्रत्यक्ष है, अर्थात सीधा जनता नहीं बल्कि जनता के प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा। इस बात का एक सफल प्रयोग अमेरिका में किया जा रहा है कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से। तो उस सैकड़ों वर्षों के जो प्रयोग है और सफल प्रयोग है, इसको भारत के संविधान निर्माताओं की ओर ध्यान गया और उन्होंने देखा कि हम राष्ट्रपति के लिए एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति के रूप के लिए एक निर्वाचक मंडल की कल्पना कर लेते। क्योंकि वर्तमान अमेरिका में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो जारी है और वहां आपने देखा होगा कि दो जो उम्मीदवार, वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एक जो बाइडेन, जो राष्ट्रपति के पद के रूप में डेमोक्रेटिक पार्टी से खड़े हैं, वो दोनों इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि वो दोनों लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमने कभी ये कल्पना नहीं की कि इनका चुनाव प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष। हमें एक्चुअली अमेरिका का जो चुनाव है राष्ट्रपति का, वो भी अप्रत्यक्ष होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका चुनाव सीधा जनता नहीं कर रही, बल्कि जनता एक निर्वाचक मंडल का चुनाव कर रही है और वो निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो वर्तमान में है और जो बाइडेन जो हैं, उन दोनों के लिए वोटिंग करेंगे। इसका मतलब है कि ये अलग बात है कि जनता ने दोनों उम्मीदवारों को देख करके उनकी पार्टी को वोट दिया है, लेकिन वो वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन को वोटिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको वोट देने वालों को वो वोट दे रहे हैं। अर्थात उनका जो चुनाव करेंगे, जो निर्वाचक मंडल बनेगा, जो इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, उसका वो चुनाव कर रहे हैं। अब उसके बाद में जो विभिन्न राज्यों से इलेक्टोरल कॉलेज के जो लोग जीते के आएंगे, वो राष्ट्रपति के लिए वोटिंग करेंगे, फिर राष्ट्रपति की वोटिंग होगी। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि इसका मतलब है कि वहां पर जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो इतना प्रभावकारी हो गया है राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के द्वारा कि वो अप्रत्यक्ष न लग करके प्रत्यक्ष लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन वहां पर हो रहा है और वास्तविक अगर उसकी उसकी गूढ़ता देखी जाए तो वो प्रत्यक्ष चुनाव है, अप्रत्यक्ष है भी नहीं। क्यों? क्योंकि वोट देने वाला मतदाता है वो निर्वाचक मंडल के
उम्मीदवारों से कोई सरोकार नहीं रखता, वो उनको जानता है, पहचानता भी नहीं है, लेकिन वो उन दोनों उम्मीदवारों को जो राष्ट्रपति के लिए पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उनको पहचानता है। इसका मतलब वो प्रत्यक्ष हो गया है। राष्ट्रपति और मतदाता के बीच, राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार और मतदाता उसके बीच में अब कोई तीसरा व्यक्ति वहां पर दिखाई नहीं देता। इसका मतलब प्रत्यक्ष है। इसका मतलब है कि वहां पर पूरे देश में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव होते हैं। एक बहुत बड़ी प्रक्रिया, श्रमसाध्य है और बहुत पैसा खर्च होता है और बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। और चूंकि वहां का राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका है, अध्यक्ष शासन प्रणाली है, वही शासनाध्यक्ष है और वही राज्य अध्यक्ष है, अर्थात वो राज्य गुरु का प्रथम नागरिक में भी वही होगा और सत्ता का उपयोग करने वाला शासनाध्यक्ष भी वही होगा। इसका तात्पर्य है कि वहां पर राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन, चाहे वो अप्रत्यक्ष हो, उसका इस प्रकार से निर्वाचन प्रक्रिया एक अच्छी प्रक्रिया मानी जा सकती है और हम इसका कहते हैं कि अनुमोदन भी करते हैं कि वहां पर ऐसा होना चाहिए। लेकिन बात जहां आती है कि भारतीय राष्ट्रपति की, तो भारतीय राष्ट्रपति की जब बात आती है तो हम कहते हैं कि साहब यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए, क्योंकि हमारा राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका नहीं है बल्कि नाम मात्र की कार्यपालिका है। तो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने बात आती है कि अगर हमने अमेरिकन सिस्टम की निर्वाचक मंडल प्रणाली को अपना लिया है तो क्या राष्ट्रपति के निर्वाचकों के लिए या राष्ट्रपति के जो मतदाता बनेंगे, राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के जो मतदाता बनेंगे, क्या उनका निर्वाचन किया जाना चाहिए? तो इसका बहुत सरल सीधा सा उपाय निकला और उपाय यह निकला कि हम एक ऐसा निर्वाचक मंडल जो स्थायी हो, वहां तो अस्थायी, वहां तो राष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद में, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद में वो निर्वाचक मंडल बर्खास्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, और हमारे यहां पर जो निर्वाचक मंडल है वो स्थायी रहेगा। तो हमने एक स्थायी निर्वाचक मंडल की कल्पना कर ली और भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 2 व्यक्तियों को शामिल किया गया। 2 व्यक्ति नहीं, 2 प्रकार के व्यक्तियों को शामिल किया गया। पहला जो व्यक्ति है वो है जो सांसद है। अब महत्वपूर्ण बात आती है, क्या संसद के सभी सदस्य, चाहे राज्यसभा, लोकसभा, निर्वाचित, मनोनीत, क्या सभी व्यक्ति इसमें वोटिंग करेंगे? तो बोला नहीं। जब बात निर्वाचन की आती है तो निर्वाचित व्यक्तियों को ही इसका भागीदार बनाया जाना चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति के मतदाता के रूप में पहले जो व्यक्ति हैं वो है सांसद, जो निर्वाचित है, अर्थात संसद का निर्वाचित व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के लिए वोटिंग करेगा। नंबर 2, दूसरा व्यक्ति यह है क्योंकि ये भारत का राष्ट्रपति है, और महत्वपूर्ण बात यह आती है कि अगर भारत का राष्ट्रपति है तो राज्यों की क्या इसमें भूमिका रहेगी? क्या राज्य इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? तो डेफिनेटली हमारे संविधान निर्माताओं ने इसका उपाय निकाला और उपाय ये निकाला कि राष्ट्रपति का जो दूसरा मतदाता है वो विधायक होगा। शर्त वही, वो निर्वाचित होगा, जनता का प्रतिनिधि है, वो मनोनीत नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति के अनुग्रह पर, या किसी कहते कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के अनुग्रह पर मनोनीत व्यक्ति को उसका भागीदार नहीं बनाया गया, बल्कि जो जनता के द्वारा वास्तव में प्रतिनिधि चुन के आया है वही व्यक्ति इसमें भागीदार है। तो इसका मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज, एक निर्वाचक मंडल की कल्पना की गई है, और वो निर्वाचक मंडल संसद के निर्वाचित एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर के होगा। अब दूसरी बात है कि राष्ट्रपति का जो कैंडिडेट होगा, जो उम्मीदवार होगा, वो दलीय आधार पर नहीं होगा। ये एक वैधानिक व्यवस्था है, वास्तविकता इससे भिन्न है। जिस भी दल का लोकसभा में बहुमत होता है, संसद में बहुमत होता है, वो अपने किसी दल के व्यक्ति को या अपने किसी समर्थित व्यक्ति को खड़ा करता है। दल का वहां नाम नहीं होता, लेकिन वो दलीय व्यक्ति होता है। वर्तमान भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनको बीजेपी ने खड़ा किया, और बीजेपी और समर्थित जो उसके लोग थे उन्होंने उनको वोट करके के चुनाव जिताया, और आज वो कहते हैं कि राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति जो व्यक्ति होता है वो दलीय आधार पर चुनाव नहीं लड़ता है, वो व्यक्ति के आधार पर चुनाव में भाग लेता है, उसमें खड़ा होता है। इसका मतलब कि वह किसी दल का व्यक्ति नहीं है, वह संसद का नेता नहीं है, वह
किसी राज्य का नेता नहीं है, बल्कि वह भारत का राष्ट्रपति है। और इसीलिए भारत का राष्ट्रपति है, इसीलिए केंद्र के साथ साथ राज्यों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई और उस राज्यों को भी इसमें शामिल किया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में जो निर्वाचन की प्रक्रिया है या राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, पहली बात है कि वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होगा, निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा और निर्वाचक मंडल में स्थायी रूप से चुने हुए सांसद और विधायक, जो अगर हमें जैसे मान लीजिए कि साल में 2 बार भी राष्ट्रपति का चुनाव करना पड़े, ईश्वर ना चाहें, तो भी हम कहते चुनाव करते 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप चाहें एक जो है संसद राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन किया जा सकता है। इसके लिए पूरे देश में अमेरिका की भांति चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जो स्थायी जो निर्वाचक मंडल है वो भारत ने अपनाया और भारत के राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है उसमें संसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित जो व्यक्ति हैं वो इसमें शामिल होते हैं और वो राष्ट्रपति के लिए वोटिंग करते हैं। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की जब बात आई और ये आया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद सदस्य भी होंगे और विधानसभा के सदस्य भी होंगे, अर्थात सांसद भी होंगे, विधायक भी होंगे। तो क्या ये माना जाए कि दोनों व्यक्तियों के वोट बराबर माने जाए या उनके वोट की कीमत बराबर मानी जाए? एक व्यक्ति जो सांसद है संसदीय क्षेत्र में वर्तमान समय में 20 से 25 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है और एक जो विधायक है वो 3 से 4 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या एक 25 लाख या 20 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का या 3 लाख से जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की बराबर कीमत मानी जाए वोट की? तो भारत के संविधान निर्माताओं ने ये सोचा है कि दोनों के वोट की कीमत बराबर नहीं मानी जाए, बल्कि इनको एक इंडेक्स दे दिया जाए, एक वोट की कीमत तय कर दी जाए, एक मूल्य उसका तय कर दिया, उसके वोट की कास्ट मतलब कास्टिंग जो कर देगा उसका वैल्यू हो वो तय कर दिया जाए कि कितना वैल्यू होगा इसका। तो इसके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला कि पहले निकालो विधानसभा के सदस्यों की वोटिंग कीमत, उनकी वोट की कीमत क्या है। तो किसी भी राज्य जो है उसके वहाँ के जो विधायक है, क्योंकि प्रत्येक राज्य की जनसंख्या अलग अलग है, वहाँ पर निवासी सदस्यों की संख्या अलग अलग है। अब ये कहिए कि साहब सिक्किम है, सिक्किम में 40 विधायक है और एक विधायक जो है वहाँ पर 1 लाख की जनसंख्या से भी कम प्रतिनिधित्व करता है और एक राजस्थान का जो विधायक है वो 4 से 5 लाख जनसंख्या प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या दोनों के वोट की कीमत बराबर बन जाए? तो भी नहीं माना। ये बिल्कुल कहते क्या है, दोनों के लिए कहते न्यायोचित नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक राज्य की विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या का उसकी जनसंख्या में भाग दे दो। बहुत बड़ी संख्या है तो उसमें 1000 से एक बार और भाग दे दो, ताकि किसी भी राज्य के जो विधायक है उसकी मत मूल्य निकल आएगा। ठीक, मत मूल्य निकालने का बहुत सिंपल प्रक्रिया है कि उस राज्य की विधानसभा में वहां से निर्वाचित होने वाले, क्योंकि निर्वाचित सदस्यों की संख्या गिनी जाएगी, तो उसकी संख्या का भाग दो और साथ में 1000 से उसको और भाजक बनाओ ताकि छोटी संख्या हो जाए, गणना में आसानी रहे। तो इस प्रकार से राज्य की विधायिका की वोट की कीमत निकाली जाती है। तत्पश्चात आती है संसद, क्योंकि वो राज्य की एक विधानसभा थी, एक राज्य का प्रतिनिधित्व करती, तो राज्य की जनसंख्या काम में ली गई। यहां जब भारत की बात आती है तो भारत की जनसंख्या काम में लेकर के बल्कि यह तय किया गया कि जो राज्यों के जितने भी विधायक हैं उन सभी विधायकों के मत मूल्यों को जोड़ दिया जाए, अर्थात प्रत्येक राज्य का जो विधायक है उसका जो मत मूल्य आएगा उससे निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या को उसे गुणा कर लो तो उस राज्य के विधायकों के कुल मत मूल्य निकल जाएगा। और इस प्रकार से सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य निकाल करके उसमें कहते कि संसद सदस्यों की जो संख्या है 778, 243 प्लस 543, 233 प्लस 543 प्लस 233 778, इस संख्या का भाग दे दो ताकि एक विधायक के वोट की कीमत निकल आएगी।
तो इस प्रकार से ये कहलाती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो वोट देने वाला है उसका जो भार, उसका जो मत मूल्य है, उसकी जो वैल्यू है वो उसी प्रकार से हो जिस प्रकार की जनसंख्या या जितनी मात्रा की जनसंख्या का वो प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात अगर विधायक के मत मूल्य निकाल रहे हैं तो उसका मूल्य कम होगा, कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, और सांसद की मत मूल्य निकालेंगे तो उसका ज्यादा होगा क्योंकि वो अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार से अनुपातिक रूप से ये कोई नहीं कह सकता कि सिक्किम के विधायक की वोट की कीमत उत्तर प्रदेश के विधायक की वोट की कीमत के बराबर होगी। दोनों की अलग अलग होगी। जितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा उतनी ही बड़ी मात्रा में वो उसका मत मूल्य होगा। तो जहां सिक्किम के जो विधायक है उसका मत मूल्य सैकड़ देखिए 100 से भी कम आएगा, वहीं उत्तर प्रदेश का जो विधायक है उसका मत मूल्य 200-300 रुपये 200-300 आएगा। अर्थात दोनों की वोट की कीमत में अंतर होगा। ये जस्टिफाइड भी है और आज सही भी लगता है कि अधिक जनसंख्या के व्यक्तियों को ज़्यादा महत्व मिले और कम जनसंख्या के व्यक्तियों को कम महत्व मिले। इस प्रकार से ये अनुपातिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है। अब इस अनुपातिक निर्वाचन प्रणाली की हम एक कैलकुलेशन देखें इस प्रकार से, तो ये देखा जाता है कि साहब जो प्रत्येक जो विधायक है या प्रत्येक राज्य के विधायक है, अगर उन सबको हम जोड़ दिया जाए तो वो लगभग 5,49,495 ये जो मत मूल्य है वो 1971 की जनसंख्या के अनुपात में निकाले गए हैं, क्योंकि 1971 की जनसंख्या के आंकड़े प्रकाशित सर्वाधिक या पूर्ण रूप से प्रकाशित हो गए हैं, तो उनका उपयोग किया गया है। अब ये कहा गया है कि साहब 2026 में इन आंकड़ों का पुनः, क्योंकि 1971 की जनगणना बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि अन्य जनसंख्या को भी काम में नहीं लिया गया है, इसलिए 1971 के अनुसार सभी जो राज्य हैं उन सभी राज्यों के विधायकों का जो मत मूल्य है वो 5,49,495 है, और जो विधायक है उनकी संख्या मैं बता रहा था आपको 543 प्लस 233 776 है। इस प्रकार से एक सांसद की वोट की कीमत 708 आती है। अगर इन 708 जो मत मूल्य है अगर 776 से गुणा कर दे तो 5,49,408 आती है। ये सभी सांसदों का मत मूल्य है, और आपने देखा कि सभी विधायकों का मत मूल्य 5,49,495 है। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो 10,98,903 जो अंतिम आंकड़ा है वो भारत के राष्ट्रपति की जो निर्वाचक हैं, जो मतदाता है, उनका मत मूल्य है। अब बात आती है कि जो मत मूल्य तय हुआ है उस मत मूल्य से हम क्या निकालना चाहते हैं। हम ये निकालना चाहते हैं कि इस मत मूल्य से वो व्यक्ति निर्वाचित घोषित किया जाए जिसको स्पष्ट रूप से बहुमत मिले, अर्थात वो न्यूनतम कोटा प्राप्त करे। न्यूनतम कोटा जो है उस प्रकार से है कि कुल वैध मत जो है उसमें 2 का भाग दिया जाए और उसमें 1 जोड़ दिया जाए। अर्थात राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए आवश्यक है कि उस व्यक्ति को निर्वाचित घोषित किया जाए जो कुल वैध मतों से आधे से अधिक मत भार प्राप्त करता हो। अर्थात जो वैलिड वोट कास्ट हुए हैं उसके आधे से ज़्यादा। जो अवैध हो गए हैं या जो खारिज हो गए हैं उनका तो क्या गिनना, लेकिन जो जितने भी वैलिड हैं, वैलिड बैलेट्स को गिना जाए और उसके आधे से अधिक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति घोषित किया जाए, निर्वाचित घोषित किया जाए। इसका मतलब है कि वो स्पष्ट बहुमत प्राप्त व्यक्ति हो। तो इस प्रकार की कल्पना हमारे यहाँ पर की गई है। फिर आती है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, निर्वाचन की प्रक्रिया इस प्रकार से है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो भारत के केंद्रीय चुनाव आयोग, केंद्रीय तो नहीं कहूँगा मैं, उसको चुनाव आयोग कहूँगा, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत गठित और प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को संपादित करता है। इसके लिए वह
लोकसभा या राज्यसभा के जो महासचिव है, जो भी वरिष्ठ व्यक्ति होगा, उसको रिटर्निंग ऑफिसर या निर्वाचन अधिकारी घोषित करता है। और साथ ही राज्यों की जो विधानसभाओं के महासचिव है, जनरल सेक्रेटरीज हैं, उनको वो कहते हैं कि सहायक मतदान अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी या सबऑर्डिनेट जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो उनको नियुक्त करता है। तो इस प्रकार से केंद्रीय जो या संसद है वहाँ पर एक कक्ष में इस प्रकार के गुप्त मतदान के लिए व्यवस्था की जाएगी और वहाँ का जो महासचिव होगा वो उसकी व्यवस्था करेगा और उसका रिटर्निंग ऑफिसर का काम करेगा। उसी को प्रत्येक जो कहते कैंडिडेट है वो अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत करेगा। उस नामांकन पत्र में जैसे कि प्रक्रिया है कि 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक, अर्थात 50 प्रोसेसर्स और 50 सेकेंडर्स प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स इसमें होने चाहिए। और साथ ही 15,000 की जमानत राशि उसको अपने प्रत्येक नामांकन पत्र एक बार उसको कहते 15,000 की जमानत राशि उसको जमा करानी होगी। वो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा जमा कराई जा सकती है। साथ ही जो सहायक जो निर्वाचन अधिकारी हैं, जो सबऑर्डिनेट जो रिटर्निंग ऑफिसर्स है, वो राज्यों की जहाँ पर विधानसभा स्थापित है, राज्यों की राजधानियों में विधानसभा स्थापित है, वहाँ पर इस प्रकार की मतदान की प्रक्रिया संपादित करेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने राज्य से ही मतदान करे, वह संसद में निर्वाचन जाकर संसद या वहाँ जाकर के निर्वाचन की प्रक्रिया संपादित कर सकता है, या अगर वो अन्य किसी राज्य में है तो वहाँ की विधानसभा में भी जाकर के वो वोट कास्ट कर सकता है। लेकिन इसके लिए है कि 10 दिन पहले कहते निर्वाचन आयोग को सूचना देनी होगी ताकि उसकी जो मतपत्र है और साथ ही वो कहाँ देगा उस प्रकार की व्यवस्था उसको की जा सके। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति सांसद है वो चाहे तो कहते कि संसद भवन से दे सकता है या राज्यों की राजधानी में जो स्थापित जो केंद्र है वहां जाकर के अपना वोट कास्ट कर सकता है। लेकिन प्रक्रिया है कि इसके लिए पहले आपको 10 दिन पहले बताना होगा ताकि निर्वाचन जो आयोग है उसकी इस प्रकार की व्यवस्था कर सके। और साथ ये भी है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा निलंबित है, वहां पर राष्ट्रपति शासन है, तो ऐसी परिस्थिति में उतनी संख्या में वोट कम हो जाएंगे, मत मूल्य कम हो जाएंगे राष्ट्रपति के पद के लिए। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया इसलिए नहीं रोकी जा सकती कि किसी राज्य की विधानसभा निलंबित है, इसके लिए ये कोई जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित की जाती है। अब राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, उस निर्वाचन की प्रक्रिया के लिए जिस प्रकार की हम ये कहते हैं कि वहां पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली काम में ली गई है, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति में एक से अधिक पदों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया संपादित की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के लिए क्योंकि एक ही पद का निर्वाचन होना है केवल राष्ट्रपति का, इसके बावजूद हमने ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई है। इसलिए अपनाई है क्योंकि हमने भी पहले बात की थी कि राष्ट्रपति के निर्वाचित घोषित होने के लिए उसे न्यूनतम कोटा प्राप्त होना चाहिए या स्पष्ट बहुमत उसको मिलना चाहिए, वही व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित घोषित किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार प्रथम प्रेफरेंस में या पहली वरीयता में अगर उसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो फिर क्या होगा? तो क्या पुनः वोटिंग कराई जाएगी? नहीं। तो इसलिए इस एकल संक्रमणीय मत पद्धति का उपयोग किया गया है। इस एकल संक्रमणीय मत पद्धति में राष्ट्रपति का जो मतपत्र होगा उसमें किसी चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति का जो मतपत्र होता है राष्ट्रपति के लिए, उसमें 2 प्रकार के कहते हैं कि रंग का उपयोग किया गया। हरा रंग इसलिए किया गया कि सांसदों के लिए, ताकि उसको अगर कोई सांसद किसी राज्य विधानसभा से वोट करा तो अपने मतपत्र के रंग के हिसाब से वो वोटिंग कर सके और उसको आसानी रहे इस बात को पहचानने के लिए। दूसरा यह है कि इसमें 2 कॉलम होते हैं मतपत्र में। जो पहला कॉलम होता है उसमें उम्मीदवारों के नाम होते हैं
राष्ट्रपति पद के लिए 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों का उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। और दूसरा जो कॉलम होता है उसका, वो वरीयता क्रम का होता है। इसमें सामान्य चुनावों की भांति सील ठप्पे नहीं लगते और इसमें 1 2 3 लिखा जाता है, वह भी हिंदी के जो अंतर्राष्ट्रीय अंक हैं उन अंकों में 1 2 3 लिखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय अंक नहीं आते हैं, रोमन आती है, तो वो रोमन में आई, डबल आई, ट्रिपल आई 1 2 3 माने जाते हैं, वैसे लिख सकता है। या उसको वो लगता है तो वह अपनी भाषा में, जो वहाँ की कहते हैं कि राज्य की जो भाषा है, राज्य भाषा, उसमें जो अंक अगर कोई निर्धारित है तो उसमें भी वो लिख सकता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के पद के लिए इसमें एक व्यक्ति 1 से अधिक व्यक्तियों को वोट देता है। पहले जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, उसमें उम्मीदवारों के नाम है। दूसरा जो कॉलम है उसमें आपको 1 2 3 4 जितने भी जो कैंडिडेट हैं उनके हिसाब से आपको वरीयता देनी है। आप चाहे जिस व्यक्ति को कहते हैं कि अपना कहते हैं कि वरीयता क्रमांक दे सकते हो, आप किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार उसको 1 2 3 4 दे दिए। लेकिन अगर आपके वोट को, अगर आपके वैलिड को वैलिड बनाना है तो कम से कम 1 क्रमांक तो आपको किसी न किसी को देना होगा। अगर आपने 1 क्रमांक भी नहीं डाला है तो वह वोट खारिज हो सकता है, निरस्त हो सकता है। इसलिए कम से कम 1 व्यक्ति को आपको वोट देना अनिवार्य है। दूसरी प्रेफरेंस, तीसरी प्रेफरेंस, चौथी प्रेफरेंस आप दे या नहीं दे, लेकिन 1 जरूर दे। साथ ही आप इसमें कहते हैं कि अंकन करते समय भाषा में 1 2 3 या 1 2 3 जो भाषा होती है देवनागरी लिपि में आप नहीं लिख सकते। अगर आप लिखते हो तो वो आपके जो वोट होगा वो अवैध हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। तो इसलिए वैध वोट बनाने के लिए जरूरी है कि आप अंतर्राष्ट्रीय जो अंक है उनका उपयोग करें। साथ ही आप कहते हैं कि रोमन का प्रयोग करें या कोई अन्य भाषा में 1 2 3 जो अंक है उन अंकों का उपयोग करें। इसका हम आगे बताएंगे कि इसकी फायदा क्या है और इसको किस प्रकार से काम में लिया जाता है। अब आता है महत्वपूर्ण बात, आती है मतगणना। तो जो हम मत की बात कर रहे हैं उस मत में ये होता है कि जिस मत की हम बात करें कि इस प्रकार से मतगणना की जाती है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति का उपयोग किया गया है और उसमें एक व्यक्ति उतने ही उम्मीदवारों को वोट दे सकता है जितने उम्मीदवार खड़े हैं, वो सभी को वोट देता है। 1 2 3 4 जितने भी खड़े हैं तो 1 2 3 4 वो वरीयता के हिसाब से अपने देगा। अब सबसे महत्वपूर्ण आती है कि भारत के राष्ट्रपति को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना है, स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना है, अर्थात उसको कुल वैध पाए गए मतों से 1 अधिक मत पत्र उसको प्राप्त करने हैं या मत भार उसको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले जो केंद्रीय जो कक्ष है या जैसे हमारे संसद है जहाँ पर कहते हैं कि ये मतगणना होगी, तो सबसे पहली बात है कि राज्यों में मतगणना नहीं होती, मतगणना केंद्रीय कक्ष या जैसे केंद्रीय स्तर पर संसद में होती है, जहाँ पर कहते हैं कि वो मतगणना कक्ष बनाया हुआ रहता है। सभी राज्यों से जो वोट होते हैं वो दिल्ली पहुँच जाते हैं और वहाँ जा कर के वो, और प्रत्येक राज्य जो है उसके जो विधायक जो वोट देता है उस विधायक पर उस राज्य का नाम, उसका मत भार भी लिखा जाता है कि वो कितने मत मूल्य का वोट है, ताकि बाद में ये नहीं देखना पड़े कि साहब आंध्र प्रदेश का वोट था तो उसके मत मूल्य देखिए कितना है, केरल का तो कितना है, राजस्थान का जो कहते वोट था उसका कितना है। उसी मत पत्र पर, क्योंकि वो पहले से छप इसी प्रकार से बनाए जाते हैं कि उस पर मत मूल्य लिखा हुआ रहता है ताकि गणना में आसानी रहे। तो सबसे पहले कहते हैं कि पहले कुल वैध मतों को छांट लिया जाता है। अब ये चूंकि निर्वाचन की प्रक्रिया बड़ी टेढ़ी और अजीब सी है तो हमारे अधिकांश जो बहुत सारे विधायक और जो सांसद हैं वो भी इसमें गलती कर जाते हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कम से कम 5 से 7% जो वोट है वो खराब होते हैं हमारे, वो अवैध हो जाते हैं। अब आप बड़े हंसोगे कि साहब सांसद और विधायक तो कितने समझदार है, फिर वो लेकिन वो वोटिंग करते समय चूक जाते हैं, अपने जैसे साइन कर देते हैं या 1 2 3 लिख देते हैं देवनागरी लिपि में या भाषा में, स्क्रिप्ट में।
और 2-3 को सही प्रकार से नहीं लिखते, ये केवल एक लिख के छोड़ देते हैं, अन्य वरीयता वो नहीं देते। हालांकि वो अवैध तो नहीं होता एक लिखने से, लेकिन कम से कम वैध होने के लिए एक तो उसको लिखा ही जाना चाहिए। अगर दूसरा राउंड हुआ दूसरी वरीयता के साथ तो फिर वो काउंट नहीं होगा, फिर वो निरस्त माना जाएगा। तो सबसे पहले उन वोटों को छांट लेते हैं और प्रथम वरीयता के अनुसार उम्मीदवारों में बांट दिए जाते हैं। अगर प्रथम वरीयता के अनुसार उम्मीदवारों में वोट बांट दिए गए, फिर जो टोटल वोट आते हैं उन टोटल वोट में से उनके जो मतमूल्य के हिसाब से उनकी गणना की जाती है कि भाई सांसद के इतने वोट, तो सांसद के वोट के हिसाब से उसके 708 जो मतमूल्य उससे गुणा कर दिया जाता है। और फिर जैसे राजस्थान का जो विधायक है, राजस्थान के इतने विधायकों के वोट, तो 129 समथिंग आती है। राजस्थान की जो जनसंख्या है वो 2,75,65,000 समथिंग जो जनसंख्या है, उसके हिसाब से 129 मतमूल्य है राजस्थान के विधायक का, तो उसको 129 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूपी के मिले हैं तो उसको यूपी के हिसाब से। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो जहाँ जहाँ का मत उसको मिला है राष्ट्रपति के उम्मीदवार को, उस राष्ट्रपति के उम्मीदवार को, क्योंकि मतमूल्य उस पर लिखा रहता है पहले ही मत पर, उस प्रकार से गणना कर देते हैं। और प्रथम वरीयता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है या स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लेता है, आधे से अधिक मत प्राप्त कर लेता है, तो उसको विजित घोषित कर दिया जाता है। अब बात आती है कि साहब अगर किसी व्यक्ति को फर्स्ट राउंड में प्रथम वरीयता अनुसार उम्मीदवारों में बांटे गए मतपत्रों में से आधे से अधिक मत मूल्य नहीं मिले हैं या स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तो वो विजेता घोषित नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें सबसे महत्वपूर्ण काम आती है हमारी एकल संक्रमणीय मत पद्धति, द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इसमें यह है कि जिस व्यक्ति के सबसे कम मत मूल्य के वोट हैं उस व्यक्ति के वोटों को अलग कर लिया जाता है, और फिर देखा जाता है कि जो अलग किए गए जो व्यक्ति के मत मूल्य हैं, उम्मीदवार के मत मूल्य हैं, उसमें दूसरी वरीयता कौन कौन किस किस को दी गई। फिर क्या करते हैं कि उस जो सबसे कम जिसको वोट मिले हैं उस उम्मीदवार के वोटों को उस उम्मीदवार को तो कैंडिडेटशिप से बाहर कर देते हैं और उसके मतों का उपयोग करते हैं, और उसके मतों में जो दूसरी वरीयता है उसके हिसाब से उसको शेष रहे उम्मीदवारों में वोट बांट दिए जाते हैं। और फिर ये देखा जाता है कि दूसरी वरीयता में वोट बांटने पर अगर किसी को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो उम्मीदवार को निर्वाचित हो जाता है। अगर नहीं मिलता है तो फिर ये देखा जाता है कि सबसे वोट कम किसके हैं। जिसके सबसे कम वोट है उस व्यक्ति को क्या कर लिया जाता है, उसके वोटों को फिर निकाला जाता है। और इस बार तीसरी वरीयता देखी जाती है कि थर्ड वरीयता किसकी है। फिर थर्ड वरीयता के हिसाब से उसको कहते हैं कि उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है, शेष रहे उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया तब तक चलती है कि जब तक या तो केवल एक कैंडिडेट रह जाए या ऐसी स्थिति आ जाए कि उसको 50% से अधिक मत मूल्य उसके वोट उसको मिल जाए, तो उसको निर्वाचित घोषित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये एकल संक्रमणीय पद्धति है जिसके माध्यम से हम एक वोट को अनेक बार काम में लेकर के राष्ट्रपति के लिए यह तय करते हैं कि उसको स्पष्ट बहुमत मिला है या उसको स्पष्ट मत मूल्य उसको प्राप्त हुए हैं, और उसको विजेता घोषित किया जाता है। अब क्योंकि बात आती है कि साहब ये निर्वाचन प्रक्रिया की बात है, और निर्वाचन प्रक्रिया की बात आती है तो ये आता है कि साहब कौन से वोट जो है वो खारिज होते हैं, अवैध होते हैं। तो ये आता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने राष्ट्रपति के वोट अगर वैलिड करना है आपको, तो उसके लिए कम से कम किसी वरीयता कॉलम में एक लिखना होगा। न्यूनतम अगर आप एक लिख देते हो तो आपका वोट सही होगा। अगर आप एक भी नहीं लिखते, किसी व्यक्ति को कोई वरीयता नहीं देते हो, तो वोट आपका खारिज हो जाएगा, अवैध होगा। या जैसे मान लीजिए आपने एक ही वरीयता एक से अधिक व्यक्तियों को दी थी, आपने 1-2 व्यक्तियों को दे दिया, 2-2 व्यक्तियों को दे दिया, या 3 वरीयता 3 व्यक्तियों को दे दिया, 3 वरीयता आपने 2 व्यक्ति को दे दिया, ऐसी परिस्थिति में आपके वोट को खारिज माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी जैसे मान लीजिए इसकी मतगणना होगी तो वो आगे काम नहीं आएगा, तो उसको अवैध मान लिया जाता है। तीसरा, अगर किसी व्यक्ति ने अपना हस्ताक्षर कर दिया, पहचान बता दी कि मैं फला व्यक्ति हूँ और मैं आपको वोट दे रहा हूँ, तो वो अवैध होगा। या उसने हिंदी में लिख दिया हो, देवनागरी में, जैसे बात कही कि वो उसने भाषा में लिख दिया हो, तो इस स्थिति में उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से
राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो संपादित होती है। अब संपादित होने के बाद में यह है कि अगर राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वह 30 दिनों के भीतर में सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर कर सकता है कि मैं राष्ट्रपति की फला प्रक्रिया जो है निर्वाचन की प्रक्रिया उसके फला बिंदु से संतुष्ट नहीं हूँ। तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय उस पर कहते की जांच करके उस पर कहते कार्रवाई कर सकता है। लेकिन जरूरी है कि या तो उम्मीदवार स्वयं हो या उम्मीदवार के जो समर्थक या जो प्रस्तावक है वो कम से कम 20 निर्वाचक उसके होने चाहिए। अगर वो इस बात का दावा करते हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया में धांधली हुई है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका सुनी जा सकती है और उस पर संज्ञान लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि भारत के राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है बड़ी अनूठी है और महत्वपूर्ण है और साथ में ही जितनी जटिल है उतनी ही हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए सरल भी है। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया सरल नहीं होती तो वर्तमान में आप देख रहे हो कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है उस निर्वाचन प्रक्रिया में वहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो उस निर्वाचन प्रक्रिया में धांधली होने की बात करते हैं। स्वयं कार्यपालिका अध्यक्ष है, स्वयं राज्य अध्यक्ष है, शासनाध्यक्ष है, उसकी धांधली होने की बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर दोनों जो वहाँ पर उम्मीदवार है उनके वोट बराबर रह जाते हैं तो फिर वहाँ की जो प्रतिनिधि सभा है वो वोटिंग करेगी और राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। कहने का तात्पर्य है कि वहाँ का जो निर्वाचित जो संसद सदस्य हैं या जो कांग्रेसमैन हैं वो वहाँ वोटिंग करेंगे और हमारे भारत में तो पहले ही वो कांग्रेसमैन वोटिंग कर रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हमारे सांसद पहले ही वोटिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो परिस्थिति ना आए इसलिए भारत में ये पद्धति अपनाई गई है कि निर्वाचक मंडल, सबसे महत्वपूर्ण क्या बात है कि भारत में जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की है इसलिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन रखा गया। निर्वाचन इसलिए रखा गया कि हम गणतंत्र के निवासी हैं और हमारा जो प्रथम नागरिक है वो निर्वाचित होना चाहिए, इसलिए हमने निर्वाचन की प्रक्रिया रखी। दूसरी महत्वपूर्ण बात हमने ये रखी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन करना है तो हमें पूरे राज्य को, पूरे देश के चुनाव क्यों करवाए जाए, इसलिए स्थायी निर्वाचक मंडलों के रूप में सांसद और विधायकों का उपयोग किया गया। और फिर सांसद और विधायकों का उपयोग करते हुए ये तय किया गया कि विधायक और जो सांसद है उनकी जो मत मूल्य है या वोट जो है उनकी कीमत में अंतर होना चाहिए और वो हमने मत मूल्य के माध्यम से निकाल के किया। और फिर ये बात आई कि साहब मत मूल्य जो है अगर जैसे मान लीजिए कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई और उसके माध्यम से अगर जिसके कम वोट हैं उसको जो अन्य जो वरीयता के हिसाब से दूसरी तीसरी वरीयता से अन्य लोगों को बांट करके स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि इस निर्वाचन प्रक्रिया में हम एक बार में ही स्पष्ट और सही रिजल्ट प्राप्त पाने की आशा कर सकते हैं। और अमेरिका में इतने बड़े चुनाव और पूरे देश में चुनाव कराने के बावजूद भी संशय रहता है कि अगर बराबर उनके कैंडिडेट्स के वोट आ गए, अगर दोनों व्यक्तियों को बराबर निर्वाचक मंडलों बराबर सदस्य मिले तो फिर कैसे वोटिंग होगी, फिर वो संसद के द्वारा कहते हैं कि वहाँ पर जो प्रतिनिधि सभा के द्वारा वहाँ पर वोटिंग की जाएगी और वो चुनाव करेंगे। ऐसी परिस्थिति हमारे यहाँ पर नहीं आती। इसलिए हमने अमेरिकन राष्ट्रपति का नाम लिया, उसकी चुनाव की प्रक्रिया अपनाई, लेकिन हमने अपना जो है उसमें कहते कि संशोधन करते हुए उसमें गुणात्मक सुधार किया। और इसी गुणात्मक सुधार का ये महत्वपूर्ण पक्ष रहा कि भारत में इतने राष्ट्रपति को चुनाव होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की धांधली या अव्यवस्था या विधान कोई नहीं आया और पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और किसी परेशानी के तो ये एक महत्वपूर्ण है और हमें जानना भी चाहिए भारत के नागरिक होने के नाते। और साथ में ये प्रयास किया जाना चाहिए कि इस निर्वाचन प्रणाली में और सुधार की आवश्यकता हो तो अपने सुझाव दे। जय हिंद, जय भारत।